आज हम बात कर रहे हैं बिहार के शिवहर की। ये कहानी है एक ऐसे चुनावी क्षेत्र की जहां राजनीति ने एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ लिया। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे कोई पार्टी जो 36,000 से ज्यादा वोटों से जीतती है, वो सिर्फ 5 साल में 31,000 से ज्यादा वोटों से हार जाती है? यही वो पहेली है जो शिवहर की राजनीति को आज परिभाषित करती है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो पूरी बाजी पलटने की कहानी कहते हैं। 2020 में आरजेडी की 36,686 वोटों से शानदार जीत और 2025 आते आते 31,398 वोटों से हार। ये स्थानीय राजनीति में एक भूचाल जैसा है और इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। तो 2025 में जो हुआ उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शिवहर के इतिहास को देखना होगा, जहां जीत और हार का अंतर अक्सर बहुत मामूली रहा है। शिवहर की तस्वीर कैसी है देखिए। ये एक ऐसा इलाका है जहां 95% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। साक्षरता दर करीब 54%। मतलब यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर टिकी है। और यही वजह है कि यहां जमीनी मुद्दे और जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। ये टेबल देखिए, इससे बात और साफ हो जाती है। 2015 में जेडीयू सिर्फ 461 वोटों से जीती थी। 2020 में जो आरजेडी की 36,000 वोटों की जीत हुई, वो एक तरह से अपवाद था, क्योंकि 2025 में फिर से जेडीयू जीत गई। मतलब ये सीट अक्सर बहुत कम मार्जिन से हाथ बदलती है। तो 2025 में जो ये उलटफेर हुआ, वो कोई हादसा नहीं था। इसके पीछे 3 बड़े और आपस में जुड़े हुए कारण थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इस वोट शेयर को देखिए। जेडीयू को मिले 46.29%, आरजेडी को 31.35%। लेकिन यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बीएसपी का 7.84% वोट। ये छोटा सा दिखने वाला हिस्सा असल में गेम चेंजर साबित हुआ। इसी ने पूरे नतीजे पर बहुत बड़ा असर डाला। तो पहला कारण था स्पॉइलर इफेक्ट, या जिसे हम वोट कटवा कहते हैं। बीएसपी के उम्मीदवार मोहम्मद शरफुद्दीन को 16,469 वोट मिले। ये वोट विपक्ष के खाते से कटे और इससे हार जीत का पूरा समीकरण ही बदल गया। दूसरा कारण था जातीय समीकरणों का मजबूत होना। जीतने वाली पार्टी जेडीयू ने ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण जातियों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। इससे एक ऐसा मजबूत वोट बैंक बना जिसे तोड़ना गणित के हिसाब से बहुत मुश्किल हो गया था। और तीसरा एक बहुत बड़ा फर्क था उम्मीदवार और कॉन्स्टिट्यूएंसी की हकीकत के बीच। आरजेडी के उम्मीदवार यूके की बड़ी यूनिवर्सिटी से एलएलएम किए हुए थे, एक शहरी पढ़ी लिखी छवि। दूसरी तरफ शिवहर की जमीनी सच्चाई क्या थी? खेती का संकट और गांव की गरीबी। ये जो फर्क था, ये बहुत भारी पड़ा। एक बात यहां साफ करना जरूरी है, हमारा ये पूरा विश्लेषण संवैधानिक मूल्यों के दायरे में है। हम हर वोटर की गरिमा का सम्मान करते हैं और हमारा मकसद सिर्फ एक जिम्मेदार और जानकारी भरी सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना है। लेकिन कहानी सिर्फ चुनावी गणित और समीकरणों की नहीं है। इन सबसे परे जमीन पर एक गुस्सा पनप रहा था, एक ऐसा असंतोष जिसकी कहानी एक नदी और कुछ टूटे हुए वादों से जुड़ी है। 109 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 109 गांवों की आवाज है जो बागमती नदी के तटबंध प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध आज से नहीं, 10 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है, लेकिन सुना नहीं जा रहा। 42%, शिवहर में 42% बच्चे स्टंटिंग यानी बौनेपन का शिकार हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ का आंकड़ा नहीं है, ये गुड गवर्नेंस या सुशासन के हर दावे पर एक बहुत बड़ा एक चुभने वाला सवाल है। और फिर 64%, शिवहर की 64% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। ये दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है, जिसका सीधा असर वहां के परिवारों पर पड़ रहा है। साल 2007, इसी साल सीतामढ़ी मोतिहारी रेल लाइन को मंजूरी मिली थी। सोचिए, आज लगभग 2 दशक बीत चुके हैं। वो रेल लाइन आज भी एक अधूरा वादा है, एक ऐसा स्मारक जो बताता है कि ये इलाका बाकी दुनिया से कितना कटा हुआ है। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, डेटा सिर्फ समस्याएं नहीं दिखाता, वो समाधान की तरफ इशारा भी करता है। और यहां ये डेटा एक साफ 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे भरोसे को दोबारा जीता जा सकता है। तो ये है वो विन बैक लैडर। पहला कदम नींव को मजबूत करना, दूसरा नैरेटिव सेट करना,
तीसरा, अपने वोटर बेस को बचाना, और आखिरी चौथा कदम एक हाइपर लोकल मैनिफेस्टो के साथ वोटरों को मोबिलाइज करना। यही वो सीढ़ी है जो हार के विश्लेषण से जीत की रणनीति तक ले जाती है। ये बात बहुत पते की है। इसमें कहा गया है कि उन्हें अपनी एलीट वकील वाली छवि छोड़कर जमीन पर किसानों के आंदोलनों का हिस्सा बनना होगा। मतलब एक पॉलिटिकल कैंडिडेट से ग्रासरूट एक्टिविस्ट बनना होगा। यही वो बुनियादी बदलाव है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ब्लूप्रिंट क्या कहता है? कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी कदम, जैसे बागमती नदी के विरोध को बिना किसी शर्त के अपनाना, 42% बच्चों के बौनेपन जैसे स्वास्थ्य के भयानक आंकड़ों को मुद्दा बनाना, ईबीसी और महिला वोटरों पर खास ध्यान देना, और शिवहर में एक ऐसा शिकायत दफ्तर खोलना जो साल के 365 दिन काम करे। तो शिवहर की इस पूरी कहानी से, इस विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका महत्व क्या है? देखिए, वोटर डेटा को समझना इसका मतलब किसी को टारगेट करना नहीं होता है। इसका मतलब है लोगों की जरूरतों को समझना, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना। भारत के कानून के तहत सहमति बनाना सबसे जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में सूचना का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, उनके साथ हेरफेर करने के लिए नहीं। और आखिर में सबसे बड़ी सीख ये है कि शिवहर की कहानी हमें दिखाती है कि आज के दौर में जहां जातीय समीकरण इतने जटिल हैं, वहां भी चुनाव आखिरकार जमीन पर ही जीते या हारे जाते हैं। एक नदी का मुद्दा, एक बच्चे का स्वास्थ्य, एक अधूरी पड़ी ट्रेन लाइन, ये छोटी छोटी लगने वाली चीजें बड़े बड़े राजनीतिक गणित पर भारी पड़ सकती हैं। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या हमारा राजनीतिक सिस्टम खुद को इतना बदल सकता है कि वो डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि सही मायनों में गवर्नेंस देने और इंसान की गरिमा को ऊपर उठाने के लिए करे?